गुड मॉर्निंग सभी को भाई। सुबह का समय है और मैंने कहा ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड करके दे दिया जाए और आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको देख लें। तो देखिए मनोविश्लेषण ये कुछ 15 क्वेश्चन कल हो गए थे जल्दी जल्दी, फिर भी एक बार देखते हैं। मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादक किसको माना जाता है? फ्राइड। मनो शब्द आएगा, फ्राइड को टिक करना है, सेगमेंट फ्राइड होगा। बालकों की विकास अवस्था को सबसे कठिन काल माना गया है, किशोरावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए भाई। सामाजिक का सबसे महत्वपूर्ण कारक तो वातावरण होगा। वो आनुवंशिकता एवं वातावरण तब टिक करोगे जब ये सबसे ज़्यादा शब्द नहीं होगा। ठीक है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? तो जन्म से पूर्व ही हो जाते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक कलकत्ता में खोली गई थी। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी थी भाई? ये स्किनर की थी। विकास के अधिगम का सिद्धांत ये रॉबर्ट रिचर्डसन का था। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 से पढ़ चुके हैं आप। चरित्र निर्माण का एक पक्ष होता है। सृजनात्मक के तात्पर्य से तो ये भाई स्टेनगन का ऑप्शन है। और ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF तो ये NCERT ने की थी। और MHRD बताइए क्या होती है? इसको ख़त्म कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के द्वारा। NCF 2005 का मूल उद्देश्य था क्या था? ज्ञान की रचना था, क्योंकि प्रोफेसर यशपाल समिति की वजह से आया था। ये जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा है, 3 बार पढ़ा चुका हूँ इनको। तो A और B इसका ऑप्शन होगा। शिक्षक को कक्षा के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाए जो आसानी से समझ में आए, सटीक हो तथा बहुत लंबे ना हो। अगला देखिए भाई, इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है भाई। प्रवाह सृजनात्मकता का तत्व नहीं होता है। क्रिया से सफलता ये प्रभाव का नियम है। इनके क्रमों का नियम आप लिख के बताइए किस क्रम में होते हैं। चलिए अच्छा चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है समझ कर पढ़ना। ठीक है। अच्छा ये बहुत मोटा हो गया। चलें। अगला देखते हैं। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यह कथन किसका था? यह तो भाई ये तो डॉक्टर ही कह सकता है कि भाई मस्तिष्क अकेला बीमार नहीं है, तुम्हारा पूरा शरीर बीमार। तो स्मृति का जो स्थान है मस्तिष्क में नहीं वरन पूरे शरीर में। यह कथन किसका था? तो यह डॉक्टर में इसका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मशक्ति का सिद्धांत भाई आत्म प्राप्ति का सिद्धांत हो, मनोविधेयक सिद्धांत हो, तो ये किसका था? मास्लो का था। मास्लो की पुस्तक का नाम आप लोग बताएंगे। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था भाई? अंतर्दृष्टि शब्द भी आएगा जब भी सीखने का अंतर्दृष्टि से ना, ये गैस्ट्रोलवादी हैं। या तो कोयलर आएगा इनके स्थान पर, क्या आ जाएगा? कोयलर आएगा। या तुम्हें क्या आ जाएगा? बर्दिमर आ जाएगा। ठीक है। अंतर्दृष्टि कैसी होती है भाई? जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत होते हैं आकस्मिक होते हैं। आकस्मिक एकदम से इसमें सूझ पैदा होती है। एकदम से क्या होगी? सूझ पैदा हो जाएगी। अगला देखते हैं भाई दोस्तों। हाँ इसमें है बुनियादी शिक्षा। अच्छा 25 क्वेश्चन बहुत जल्दी निपट गए, इसलिए निपट गए कि एक बार मैं करा चुका हूँ इनको। बुनियादी शिक्षा कैसी होती है? क्रिया प्रधान होती है, छात्र प्रधान होती है, हस्तशिल प्रधान होती है। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। तो भाई प्रश्नोत्तर विधि क्यों करेगी? क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में होता क्या भाई? छात्र एक दूसरे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब प्रश्नोत्तरी होगी छात्रों की, तो दोस्तों जब प्रश्नोत्तरी के दौरान छात्र अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं जान सकते हैं, पूछ सकते हैं एक दूसरे से। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 27वां। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में हुआ था। स्मृति मापने हेतु पुनः याद दिलाना होता है। हाँ एसो कारक ये मैंने पढ़ा रखा है। एसो कारक जो है, एसो कारक वो वुडवर्थ महोदय किसका है? वुडवर्थ का। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता होती है दैहिक। अच्छा आप मास्लो के जो पंचपदीय सिद्धांत होता है मास्लो का, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इन 5 चरणों के आप कमेंट बॉक्स में चरण लिख के बताएंगे। हाँ अब इसके बाद आप लोगों के 30 क्वेश्चन यहाँ साइकोलॉजी हो गए। फिर आपकी स्टार्ट होती है हिंदी। क्या होती है हिंदी? अब होती है आपकी स्टार्ट हिंदी। तो हमें पहले आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में चलाइए। जब आप क्लास देख रहे हैं तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके, माफ़ कीजिए ये देखो इससे लेजर कहेंगे, चलो हटाओ इसको, दोबारा से लिखे दे रहे। ये हिंदी, क्या भाई? हिंदी होना है। तो आप बताइए ईमानदारी से मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे कैसे थे और इनमें आपके कितने नंबर हो रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक नंबर काउंट किए साथ में पढ़ते रहे, तो अब हिंदी में विशेषकर ध्यान दीजिए। और अब हिंदी के क्वेश्चन में एक एक समझाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि साइकोलॉजी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं 9th की क्लास में, कई बार कर चुके हैं। तो चलिए अब हिंदी का पहला है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पहले तो इतना याद रखो जो व्यवहारवादी, तो व्यवहारवादी का जनक किसको कहा गया? इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। व्यवहारवाद पर सबसे ज़्यादा प्रचलन प्रसार किसने दिया? इसका बताओ भाई। एक पुस्तक होती है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी है? इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अब तुम लोगों को मिलेगा इसमें मज़ा। इतने ही मैं लाइव क्लास में पढ़ाना चाहता था, पर ये प्रीमियम क्लास से सब मज़ा नहीं आता है। तो भाई
क्या कर सकते हैं, नेट की समस्या होगी रात में। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण तो अनुकरण के द्वारा होता है, कोई रचनात्मकता से नहीं होता, भाषा प्रयोग से नहीं होता, अभिव्यक्ति से नहीं होता, तो किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। अगला है भाषा शिक्षण पद्धति नहीं है, तो भाषा शिक्षण पद्धति कौन सी नहीं भाई, मॉन्टेसरी भाषा शिक्षण पद्धति है, किंडरगार्टन भाषा शिक्षण। अच्छा, किंडरगार्टन के जो जन्मदाता हैं फ्रॉबेल हैं, कौन से हैं, फ्रॉबेल महोदय हैं। डेक्राली के आप जनक बताएंगे कौन होते हैं। और अभिक्रमित अनुदेशन, क्या अभिक्रमित अनुदेशन, तो भाई जो ये अभिक्रमित अनुदेशन होता है ना, ये भाषा शिक्षण का नहीं होता, अभिक्रमित अनुदेशन होता है अधिगम का। और हमें ये बताओ कि ये काय का सिद्धांत होता है, अधिगम की विधि होती है। और अभिक्रमित अनुदेशन का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है बिना शिक्षा, बिना शिक्षक के शिक्षा ग्रहण करना। और इसके साथ अभिक्रमित अनुदेशन, इसके साथ जो हम अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो ये हमारा 1942 में किसने, स्किनर महोदय ने कबूतर पर प्रयोग करके अभिक्रमित अनुदेशन बताया था। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं भाई। आज आप जब 150 नंबर का प्रश्न करिएगा तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। किसी को ये नहीं करना कि अरे मैं लिखूंगा मेरे नंबर कम आएंगे, भाई पता तो चले आप में है कितना दम और प्रश्न कैसा लगा। अब इसके बाद इस पे एक मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आपको कैसे क्लासेस चाहिए, ये सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए किस प्रकार से क्लास चाहिए, कैसी क्लास चाहिए, सर कौन कौन से विषय पढ़ने चाहते हैं, हमारा कौन सा विषय मजबूत है, इन सब पर मैं आप लोगों को प्रत्युत्तर चाहूँगा। जो ये मॉडल टेस्ट है, ये मॉडल टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा भाई, वास्तव में मैंने अच्छी मेहनत करके बनाया या मॉडल टेस्ट ऐसे ही घटिया हटिया था, तो कमेंट जरूर लिखिएगा। गाली भी लिखनी हो कमेंट में लिख दीजिए, मुझे अच्छा है, कम से कम आप लोग कमेंट तो करेंगे। लेखन से संबंधित नहीं है, स्पष्ट कह रहा है लेखन से संबंधित नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आंसर देंगे, चूँकि मैं तो आंसर दीजिए आप लोग। लेखन से संबंधित नहीं है, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग और आँखों से कागज़ की दूरी। तो भाई बताइए, लेखनी देखो लेखन से जो संबंध होता है, जब आप लिखते हैं तो अच्छी जगह बैठ के लिखेंगे तो ये तो संबंधित है। लेखनी पकड़ने का ढंग, भाई पकड़ना पड़ेगा। आँखों से कागज़ की दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो कोण बनना चाहिए पेन पकड़ने को 45 इंच का बनना चाहिए। तो भाई शुद्ध उच्चारण, इसका लिखने से क्या मतलब है, तो ये शुद्ध उच्चारण से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, बालक की शिक्षा, बालक की शिक्षा प्रारंभिक मातृभाषा, मतलब जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था, मारिया मॉन्टेसरी का था, महात्मा गांधी का था, या हमारा फ्रॉबेल का था, या किलपैट्रिक। तो ये महात्मा गांधी का था। जो फ्रॉबेल महोदय थे ये किसके जनक है, किलपैट्रिक महोदय किस विधि के जनक है, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। जो भाषा कौशल होते हैं आपके, भाषा कौशल 4 होते हैं। पहला बच्चा क्या करेगा बताओ, सुनना, LSWR यही पढ़ा होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, रीडिंग लिखेगा। तो मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती हैं, बच्चा पहले लिसन सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर ये कह रही है रीडिंग पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, लिखना जानेगा फिर ही तो पढ़ेगा। चले ये चीज़ें देख लीजिए आप। अगला देखिए, हाँ बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसके महात्मा गांधी ने। SIT क्या है भाई, एक टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन है, खेल का स्थान है A&B। तो ये उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग है, साइट, ठीक है। अयोग्यबाह्य कहा जाता है भाई, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, हिंदी के महारथी, चलो मारो तुक्का मारो जल्दी। अयोग्यबाह्य किन्हें कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, या अल्पप्राण को कहा जाता है, अनुस्वार को कहा जाता है, विसर्ग को A&B और FND। तो भाई बताइए आप, अयोग्यबाह्य किसे कहा जाता है, तो अयोग्यबाह्य कहा जाता है हमारा अनुस्वार को भी कहा जाता है अयोग्यबाह्य, विसर्ग भी हमारे होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा F, C and D। चलें क्वेश्चन अच्छे तगड़े ऐसे नहीं होंगे, जिनने पढ़ रखा हो उन्हें पता होगा। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला, भाई पहले क्या आ गया, वक्त आएगा पहले, कि वरक आएगा, कि आपका वक्र आएगा, कि वर्ग आएगा, बताओ कौन आएगा। तो भाई देखो ये हिंदी शब्दकोश होता है, जैसा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होता है, आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी उसी प्रकार से। पहले वाह सब में है तो पहले, फिर बाकी बात भाई देखो, इसमें का है, इसमें रा है, इसमें का है और रा है, लेकिन का के साथ इसमें हलंत लगी है, तो ये वक्र वक्र रा। तो पहले कौन आएगा, ये आएगा, ये तो आएगा नहीं। चलो अब ता पहले आता है या रा, तो ता पहले आता है, तो इसका आंसर वक्त हो जाएगा। चलो 37वां हो गया। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 38वें की। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताना है। स्पर्श संघर्षी नहीं है तो इसमें झा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्पर्श संघर्षी आपके मास्टर पढ़ाए होंगे, लेकिन आप लोगों के याद नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, झा। अब स्पर्श संघर्षी की आप हमें परिभाषा बताइए, उसके साथ आप बताइए सा कैसा होगा, टा कैसा होगा, हाँ। तो सा और हा कैसा होगा, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण स्थान आप लिख के बताइएगा।
टा का उच्चारण स्थान आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा और मैं देखूंगा किन की कमेंट आए हैं, उनका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। निर्वात का समानार्थी, भाई समानार्थी का मतलब होता है इसका पर्यायवाची टाइप में। तो निर्वात का समानार्थी क्या होता है? भ्रम होता है, विवाद रहित होता है, बिना हवा वाला और बुराई। तो निर्वात पूछा है, क्या लिखा है भाई? इतने बड़े शब्दों में मैं लिख दे रहा हूँ, निर्वात। क्या लिखा है? निर्वात। तो भाई निर्वात का बताइए आप क्या होगा? तो निर्वात का हमारा क्या होगा? बिना हवा वाला, बिना निर्वात नहीं कहने लगते, प्रकाश की चाल निर्वात में, वही पूछा है। और निर्गुण का संधि विच्छेद, बहुत अच्छे। अगर ये नहीं बता पाया तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है? निधन गुण। अच्छा बताओ निर्गुण में कौन सी संधि होती है? कमेंट बॉक्स में छापो, जल्दी से जल्दी छापो भाई। निर्गुण में कौन सी संधि होती है? किस में गुण संधि है? ये क्वेश्चन है भाई, ये नंबर दिलाएगा आपको, लगा तो लो। इंपॉर्टेंट, किस में गुण संधि है? अब मारो। सिंधुर्मी, नारीश्वर, लोकेश्वर। तो भाई देखो, अगर आपको विकल्प काटना आता है मेरे प्यारे मित्रों, क्या आता है आपको? यदि विकल्प काटना आता है तो मैं इसमें विकल्प कटवाऊंगा। अच्छा देखो, ये ऊर्मी है, सिंधुर्मी, कौन सी संधि होगी आपको पता है? नारी धन शीर, नारी धन ईश्वर, भाई इसमें भी हटाओ। लोकेश्वर, लोक धन ऐश्वर, ये आई हो रहा है, दीर्घ बन रही। तो भाई गुण संधि बताओ, भारतेंदु, कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु। चलो हटाओ। हाँ, ये नवे सब में बताना है आपको संधि कौन कौन सी होंगी, ये आपका काम है होमवर्क। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो बहुब्रीहि समास बताइए। पहले तो बहुब्रीहि समास होता क्या, ये बताइए। बहुब्रीहि समास होता है कि दोनों पद तो प्रधान होके हैं लेकिन उनमें अर्थ किसी तीसरे पद का ही निकलता है, ये आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा तो क्वेश्चन नंबर 43 में जल्दी से आंसर बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। तो इसका होगा हाँ डी, पंजाब। क्या होगा? पंजाब। क्यों? पंजाब 5 नदियों से घिरा हुआ एरिया होता है पंजाब, 5 नदियों का दो मतलब पंचक्षेत्र है। मेरा घर इसी शहर में है, मैं कौन सा विशेषण है? भाई मैं बताना है कौन सा विशेषण है। तो 44 का आंसर आप लोग दीजिए। तो 44 का आएगा सार्वनामिक विशेषण। इस सार्वनामिक विशेषण, यहाँ से 2 प्रश्न सवाल आते हैं। हिंदी शब्दों में प्रयुक्त लिंग का निर्धारण का आधार क्या होता है? भाई जो लिंग निर्धारण होता है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा, तो कौन निर्धारण करता है? आप बताइए भाई, क्वेश्चन को समझिए। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? भाई बताओ। प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर और क्रिया के आधार पर। भाई बताइए जल्दी। 45 में क्या बताइए? तो 45 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला देखो, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा। भाई बताइए, पंडिताइन बनेगी, पठन बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, पांडित बनेगा या सभी बन जाएंगे? बताओ भाई, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा। बताओ बताओ भाई, महाराज लोग बताएंगे अब सभी। अब देखो लगेंगे तुक्केबाजों के तुक्के आने स्टार्ट हो गए हैं। चलो, तो इसका भाई पांडित बनेगा। क्या होगा? पांडित होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त? हाँ, इसमें लगाओ तुक्का। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में होता है? हस्ताक्षर, समाचार, चिड़िया और तिजोरी। भाई बताइए आप लोगों को कौन सा होगा? ये देखो आ रहा है आंसर, समाचार। अरे भाई समाचार नहीं होगा, समाचार नहीं होगा। चिड़िया बनता है बहुवचन, तिजोरी इसका भी तिजोरियाँ होता है। हस्ताक्षर, कभी हस्ताक्षरों को नहीं देखा होगा। हाँ भाई, ये समाचार अगर इंग्लिश में होता न्यूज तो पुल्लिंग होता भाई। अच्छा, आप कई इंग्लिश वाले कह रहे होंगे, मैंने सर वही समझ लिया। चलो भाई देखो, अब क्लास सही चल रही हो क्यों? कमेंट बॉक्स करके बताओ। अब तो नहीं बफरेंग बुरी रात की तरह। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य है किस प्रकार का? भाई सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य या सभी है? बताइए। तो देखो, पिता ने समझाया कि हम रुके, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, खुद वाक्य है। ये जुड़ गया तो ये भाई मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तरणी, ये देखो, ये भाई 100% छपेंगे, लिख लो। या तो जीडी वालों को छप जाएंगे, टीईटी वालों को छप जाएंगे। तरणी का पर्यायवाची शब्द है? भाई बताओ। तरणी नदी है, नाम है, सूर है, विधि है। पता है? तरणी, गंगा, तरंगणी। बताओ जल्दी जल्दी, तुक्का मारो मारो, तुक्के बाजो, लगाओ। तो भाई इसका होगा सूर। तरणी जो है वो सूर का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है भाई? सूर का पर्यायवाची है। अच्छा, अगला देखिएगा आप लोग। घूसर शब्द का पर्याय है मेघ, अजा, अश्व, गर्दभ। बताइए भाई, घूसर शब्द का पर्यायवाची है। बताओ भाई, आप लोगों की तैयारी कैसी है देखना है। तो जो घूसर शब्द का पर्यायवाची है वो गर्दभ होता है। क्या होता है? गर्दभ होता है। चलो अगला देखो भाई, अगला देखो। अच्छा, घूसर हो गया। कालिंदी, कालिंदी का पर्यायवाची। भाई रुक जाओ 1 सेकेंड, ये देखो क्या हो गया। हाँ चलो, कालिंदी का पर्यायवाची आपको बताना है। कालिंदी का होगा लक्ष्मी होगा, गंगा होगा, सरस्वती होगा, यमुना होगा। तो इसका कालिंदी क्या होगा भाई? यमुना होता है। अगला देखिए, निषेध का विलोम क्या होता है? भाई निषेध, कोई चीज़ निषेध कर दी गई तो इसका विधि होगा, स्वीकृत होगा, निश्चित होगा, स्वीकार होगा। भाई बताओ बामन का, बोलो रे बामन। हाँ चलो, तो निषेध का पता तुम लोगों ने स्वीकृत लगा दिया होगा, नहीं होगा भाई। निषेध का होगा विधि, विधि।
विधि। क्या होता है? विधि। स्वीकृत, स्वीकृत का होगा विलोम अस्वीकृत, स्वीकार का अस्वीकार, निश्चित का अनिश्चित। तो याद रखो भाई, ऐसा नहीं कि निषेध माने होता है मना करना, स्वीकृत माने स्वीकार करना, तो आप ये ठोंक दो। नहीं नहीं नहीं, ये भाई विलोम शब्द जो होते हैं उनके एक से बनते हैं। देखो अर्थ वैसे सबका एक ही, निषेध माने मना करना होता है, तो इसका होना था स्वीकृत माने स्वीकार करना होता है, स्वीकार सीधे ही सीधा लिखा है, और निश्चित माने होता है किसी चीज़ का निश्चित करना। लेकिन नहीं, स्वीकृत का जो होता है वो होता है अस्वीकृत। नहीं कहना भाई हमको अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकार होता है। चलो आगे देखते हैं। परिसीमन का विलोम होता है, तो परिसीमन का विलोम जो होता है असीमन होता है। क्या होता है भाई? असीमन होता है। परिसीमन का विलोम क्या होता है? असीमन होता है। चलो अगला, आँख एक नहीं, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का अर्थ बताइए भाई। कह रहा है आँख एक नहीं, आँख एक नहीं है और कजरौटा 10-10 कर रहा है। भाई बताइए, मतलब आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना, और लाइलाज बीमारी, और व्यर्थ आवंडन। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। बताइए भाई, देखते हैं कितने लोगों को सही आ रहे हैं। हाँ भाई बताइए। हाँ, चलो देखो, तो भाई ये व्यर्थ आवंडर होता है। क्या होता है? व्यर्थ आडंबर होता है। क्या होता है? व्यर्थ आडंबर होना। क्या है का होना? व्यर्थ आडंबर होना। ठीक है, क्योंकि तो आंख एक नहीं, आंखें ही नहीं, और कजरौटा 10-10। भाई कजरौटा समझ रहे हो? तो देखो, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को, करुण रस को, हास्य रस को, बीस रस को। भाई रसराज, रसों का राजा। भाई बताओ, सुंदरता की मूर्ति कौन होगी? सुंदरता को जो श्रृंगार करेगा, श्रृंगार कौन करते हैं? तो आपको समझ में आया होगा कौन करती हैं? स्त्रियां। तो स्त्रियों का रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस, रसों का राजा उसी को कहते हैं। हाँ, आदिकाल में, अच्छा चलो एक सेकंड माफ़ कीजिए भाई। हाँ, आदिकाल के लिए वीर गाथा का काल किसने दिया? भाई तो आदिकाल के लिए वीर गाथा का काल किसने दिया? जल्दी से बताओ। महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सक्यर्तन और वर्मा जी अपने। बताइए कौन सा है? तो इसमें रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अब क्वेश्चनों की कठिनाई बढ़ रही है। तो अशोक के फूल, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटेज, ये बताओ भाई, कुटेज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? ये भी है। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भाई व्यक्त और विकास ये नहीं है, निबंध नहीं है। ठीक है, अगला चले आगे। और अभी तो धाकड़ कुछ, तदीय समाज की स्थापना की थी, ये टपक पड़ा भाई। तदीय समाज, तदीय लीजिए, आपको तदीय लिखे दे रहे हैं कईयों को। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई नहीं। अब इसमें भी कई कहेंगे अभी सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 58 का देखो, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ? भाई बताइए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, तो 59 का हो जाएगा डी, भगवती चरण वर्मा। अगला देखते हैं। फूले कास सकल मह छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कस, देखो बहुत अच्छे से पढ़ो। इसमें पूछा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा। तो पढ़ो, फूले कास सकल मह छाई, और जनु और जनु और जनु जानो मनु मानो, जहाँ शब्द आ जाते हैं दोस्तों वहाँ आप टिक कर देंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार कथम 60 कब्बी। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, हिंदी में 25 प्लस किसके हुए? पहले तो वो लोग लिखें कि सर मेरे 25। अच्छा 20 प्लस वाले बताओ। और ऐसे कितने हैं जिनके 15 ही रहे? तीन कैटेगरी में। और ऐसा अगर कोई हो जिसके 30 में 30 हो रहे हो तो मुझे बता दे भाई। 30 में 30 वाला हो, उसके लिए नाम है कुछ। 30 में 30 बताओ क्या है भाई? झूठ नहीं बोला, कसम है विद्या माता की। हैं तो ऐसे ये लोग बताएं जिनकी हिंदी में 25 से 25 प्लस हो रहे, मतलब 25 प्लस का मतलब 28 तक चल रहे, ऐसे लोग बताएं। और ऐसे लोग बताएं जिनके 20 प्लस है नंबर, और ऐसे लोग भी बताएं जिनके 15 ही नंबर हो रहे। अब कई लोग ये कहेंगे अरे सर हिंदी में ये क्वेश्चन तदीय समाज। भाई साहब, मेरे प्यारे भाई बहन, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्या, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं, और मैं इसी प्रकार के कुछ मॉडल पेपर लाऊंगा। अब वो कब लाऊंगा इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन क्लास में ही दी जाएगी, बताया जाएगा जैसा भी विचार बनता। बट मेरी इतनी तो गारंटी कि यदि ये पेपर आप लोगों ने, किसी ने इस पेपर में जिसके भी 25 प्लस होंगे, तो भाई वो हिंदी की तैयारी उसकी अच्छी है, उसके टीईटी में 25 नंबर से तो कमाने वाले नहीं, इसमें होंगे, जबकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब चलो संस्कृत में देखते हैं भाई। अब हो गई संस्कृत खेला। अभी संस्कृत वालों तुम्हें कसम है, अगर इसमें किसी के 20 प्लस से कम हो गए तो वहीं आके मार लगाएंगे तुम लोगों की, जहाँ से देख रहे हो, क्योंकि ये मैंने पढ़ाई है। और जो साइकोलॉजी में जिनके 20-25 से कम है, भाई मेरा विनम्र निवेदन है कि साइकोलॉजी में प्ले लिस्ट, जो भी सेमेस्टर की प्ले लिस्ट थी उनको मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। सब टीईटी की प्ले लिस्ट दिख रही, आप उनसे जाके टीईटी की प्ले लिस्ट देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा, उन क्वेश्चंस को समझिएगा। टीईटी मैंने साइकोलॉजी पढ़ा रखी है, मैंने संस्कृत पढ़ा रखी है, मैंने एनवायरनमेंट का भी कुछ पोर्शन पढ़ा दिया। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं सारे विषय लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ समझ रहे हैं ना,
दिखना चाहिए संख्या। आज जैसे लाइव क्लास में रात्रि में दिखी थी आप लोगों से, तगड़ी संख्या थी। संस्कृत में अयोगवाय होते हैं। तो भाई यहाँ पहला एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला मैं अभी दूर कर दे रहा हूँ, थोड़ा माफ़ कीजिए। मैं PDF को यहाँ खोलता हूँ। अब ये देखिए, पहले तो यहाँ एक चीज़ अंडरलाइन करके लिखी हुई, जब भी अयोगवाय शब्द आ जाए, क्या आ जाए, अयोगवाय। तो भाई ये अयोगवाय 2 होते हैं। अगर हिंदी में पूछेगा तो 2 होते हैं, संस्कृत में पूछेगा तो 4 हो जाएं। और भाई संस्कृत वाले का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि संस्कृत में अयोगवायों की वर्णों की संख्या कई बार पूछा गया। तो 4 कौन कौन से होते हैं भाई, अनुस्वार, विसर्ग और उपपदमानी और जीवामूली। अब यहाँ मुझे उपपदमानी और जीवामूली के बारे में सभी आप लोग विस्तृत करके बताएंगे। अगला देखिए, राम शब्द के तृतीय एक वचन में बताइए भाई क्या बनता है। राम शब्द के तृतीय एक वचन में 62वें का बताइए क्या बनता है। तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे रामा, रामः रामम रामेण रामाय। बताया ना, आपको पढ़ाया होगा ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने काफ़ी बार बताया। तो रामायण होगा। चलो, पितृ, भाई ये गारंटी है भाई, मारो रे तुक्का वाले मारो। पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति होगा पितरा, पितृण, पितृण, पित्रा। बताओ जल्दी। तो इसका क्या होगा, पित्रा। अब जिनको रूप याद ना हो लिखें सर मुझे कमेंट बॉक्स में, रूप याद नहीं, मैं रूप की ट्रिक बता दूंगा। केस सूचका का सही अर्थ है भाई, बताओ। केस सूचका, यहाँ तक मैंने पढ़ा रखे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ा। ये एक नया क्वेश्चन है ये, जो मैंने नहीं पढ़ाया। केस सूचका मैं खुद बता रहा हूँ संस्कृत में जो मैंने नहीं पढ़ाया, तो ये गौर करना है मैंने क्या नहीं पढ़ाया। केस सूचका का सही अर्थ है भाई सिंदूर, सूरमा, बालीपन, मेहंदी। बताओ क्या है। तो भाई देखो, जो केस हैं, केस मतलब कैसे रिलेटेड होते हैं, बाल। अब बालों में सिंदूर भी लगाते हैं, सूरमा तो लगाते नहीं, मेहंदी, अच्छा मेहंदी भी लगाते, एक ऑप्शन कट गया। सूचका, बालों का सूचकांक क्या है, तो भाई बालीपन है। बाल पेन, बाल पेन नहीं ना, आल पेन होती है, एक बाल पेन होती है भाई, ये तो बहनें बताएंगी हमारी सब। चलो, तोरली, आहा वाह क्या क्वेश्चन है। अब तोरली, पहले तो हम ये बताओ भाई ये तोरली है क्या, किस चिड़िया का नाम है। तोरली संधि, तोरली संधि का सूत्र लिख के दिखाया मैंने, पढ़ाई है। कोई ये नहीं कह देना कि नहीं पढ़ाई, हर किसी ने कह दिया तो समझ लो सपने में आके डराऊंगा तुम लोगों को। तो बिल्कुल कोई तोरली का क्या है, तल्या। क्या है, तल्या, 65वें का। देखिए भाई बहुत अच्छे तगड़े क्वेश्चन, जिन लोगों ने संस्कृत की एक क्लास मेरी देखी है उनको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा होगा जो नहीं आया होगा। बने अपि पदे कहा संधि अस्ति, भाई डरो नहीं, संस्कृत है। बने अपि पदे कहा संधि, बने अपि पद में कौन सी संधि होगी। तो भाई बताइए 66वें का आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, पूर्व रूप। एंग परिरूपम, एंग परिरूपम, ए और आए पढ़ाया है। देखो भाई जाओ आज देखो प्ले लिस्ट देखो, अभी सब खोलो, संधि अंधि पढ़ डालो भाई। सब संधि के 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर। ब्राह्मण, प्रजा, प्रजायंते में ब्राह्मणा कौन सा कारक है भाई। हाँ ये नहीं पढ़ाया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने नहीं पढ़ाया। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। ब्राह्मणा, प्रजा, प्रजायंते, इसका आंसर जो होगा वो होगा अपादान। ठीक है, कौन सा कारक, अपादान। भोधन अनम, ये तो भाई मैंने इंपॉर्टेंट करवाई थी जब पढ़ाई थी, देख लीजिए। भोधन अनम, भोधन अनम, भावनम होगा, भानुम होगा, भोनम होगा और भवनम होगा। क्या होगा भाई, भोधन अनम, भोनम, भवनम होगा, भवनम। क्या होगा, भवनम। भाई इसमें बताओ एचो अयवा किस संधि से होगा, अयादि संधि से हो गए हैं। चलो, उपोषति, ये तो मैंने कहा था छपेगा, अभी भी लिख लो। ये 2-3 क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, बहुत अच्छे। हाँ, उपोषति 69 में भाई बताओ क्या होगा, उपस्थिति में क्या होगा। तो इसमें होगा पररूप। क्या होगा, पररूप। वहाँ पूर्व रूप था, पररूप। जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है भाई, तो जगदीश, जगत धन ईसा, तकार का दकार हो रहा है, झलाम जसोयंती बनेगा। झलाम जसोयंती सूत्र से, खरीचा से नहीं होगा, मोह अनुसारा से नहीं होगा, तोरली से नहीं होगा, तल्या बनता है। अभी भाई किसको बनेंगे, ये उन्हीं को बनेंगे जिनने संस्कृत पढ़ रखी। अब संस्कृत पढ़ने के लिए क्या है, तो भाई आप प्ले लिस्ट सर्च कीजिए, खोलिएगा के सक्सेस हब, वहाँ से जाके प्ले लिस्ट देख लीजिए, मिलेगा। या डाल देगा के सक्सेस हब संस्कृत प्ले लिस्ट, तो आ जाएगा। सप्तविंशति, सप्त माने 7, विंशति माने 20, और 20 और 7 कितने होते हैं, 27। तो सप्त माने 7, विंशति माने 20, तो 27 हो गया। 27 ऑप्शन नंबर इस बी, देखिए ऑप्शन। अच्छा, ये देखिए ये क्या हो गया। अच्छा ये हो गया कि भाई ये थोड़ा जल्दी में थे। अच्छा चलो 71 क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन की तो बहुत मार है भाई। हाँ, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन है, तो नदी शब्द का, अच्छा ये देखो भाई मैंने बताया नहीं, आज बड़ी समस्याएं हो रही हैं। नदी शब्द का भाई, ये नदी तो आपके पूछा जाता है, तो नदी शब्द का बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 72 का बताइए। तो ये होगा नद्धाम। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में रखे जाते, भगवान कसम
बताओ रे, जिनको ना बने फिर मुझे बताओ। ये क्वेश्चन मैंने रटवा रटवा के समझाया कि भाई वर्गों के तीसरे वर्ण काय में आएंगे, पंचम वर्ण काय में आएंगे, चौथे वर्ण काय में आएंगे। रटवाए कि नहीं रटवाए बताओ। सल प्रत्याहार, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत जिसने संस्कृत मुझसे पढ़ी सा 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 हा बोल देगा। जस प्रत्याहार के अंतर्गत, जस प्रत्याहार के अंतर्गत, जस के अंतर्गत जब गर्दस, देखो क्या पढ़ोगे, आ योड़ रिलेक योंग योच हैवरट लड़ यमगर्णम झवें गणदस जब गणदस, जब गणदस तो जस बन गया, जाके ले से सा। और हमने बताया था जो प्रत्याहार करने वाला सूत्र होता आदि अंत्येन संहिता, आदि और अंत के बीच के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्याहार कहलाते हैं। लेकिन इनमें अंतिम वर्ण शामिल नहीं होता है। आदि अंत्येन संहिता अठ प्रत्याहार के अंतर्गत। तो भाई सूत्र पढ़िए, अयोड़ रिलेक एवं एच हैवरट। तो अयोड़ रिलेक एवं एच हैवरट हा या वा भाई देखियो क्या हुआ, हा या वा हाय वरट हाय व रट। तो हा या वा, तो पहले अयोड़ रिलेक एवं एच स्वर भी आएंगे और हाय वरट हा या वा भी आएंगे। तो भाई संस्कृत में मुझे पता है कि कई लोग अच्छे कर रहे होंगे। किन वर्णों में की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। भाई सवर्ण संज्ञा री ली तुल्यासम सा प्रथम वर्णम हमने पढ़ाया है। तो री और ली की सवर्ण संज्ञा होती है। नहीं पढ़ाया हो तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स करना। संस्कृत में अगर जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि हाँ सर मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये नहीं पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया उसमें बोल देता हूँ। अगर इन क्वेश्चनों में अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं सर आपने ये नहीं पढ़ाया और पेपर में आ गया, और ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर बनाया तो उन्हीं से रख दिए। भाई आप कोई भी ईयर्स का पेपर उठा के देख लीजिए, जो ये क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी पेपर करके 90 नंबर ला सकते हैं, इतना मुझे भरोसा है। आप करके देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और गणित का एक्सप्लेनेशन आपको रात्रि में मिल गया था, बहुत अच्छा मिला होगा। हाँ, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा कैसी होती है। भाई वर्गाणाम द्वितीयाम चतुर्थम सलम चा। बताओ भाई क्षेत्र का मैंने सूत्र लिखवाया आपको है। तो महाप्राण होता है। क्या होता है, अरे यार ये क्या होता है भाई, हैं ये क्या होता है। अभी यहाँ नहीं रुकना भाई, तुझे यहाँ नहीं रुकना। अभी कहाँ, चलो हाँ चलो, ये तो हो गई किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये क्या होता है, महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। अगला देखिए, प्रत्याहार विधायक सूत्र। अभी मैंने बोला प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या होता है, आदि अंत्येन संहिता। आदि अंत्येन संहिता, यहाँ माहेश्वर सूत्र आ गया तो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। महर्षि पाणिनि थे, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामना पंचवारा मुद्दत काम सनकादि सिद्धम एतद विमर्शे सूत्र जालम। नृत्य की अवस्था में भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर 14 माहेश्वर सूत्र निकाले। पता हो, तुल्यास प्रथम सवर्णम, इससे रियोली एक वर्ण होते हैं। आदि अंत्येन संहिता, ये तुम्हारा कायकों का सुपितंग पदम, इसका सूत्र बताइए भाई किसका होता है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने पढ़ाया और जिनको नहीं पढ़ाया वो देख लीजिए। प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है, प्रत्याहार विधायक सूत्र अभी अभी मैंने बताया। देखो ये 2 बार पूछ लिया गया। अच्छा ये हो गया है, चलो। स्वस्ति पद के योग में की जाने वाली विभक्ति। भाई जिनने विभक्ति पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा, जिनने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ाई है, मैंने प्रथमा विभक्ति पर पढ़ाई। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बष्टम योगे चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बष्टम योगे चा चतुर्थी। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र में किस विभक्ति का सहयुक्ते साथ के योग में सदैव कौन चलेगा भाई, साथ में तीसरी वाली कौन सी चलेगी, तीसरी है। बचपन का प्यार होगा, ये कॉलेज का होगा, फिर तीसरी मिलेगी आपको। तो वही तो मेहरारू आपके साथ रहेगी। तो कौन सा संयुक्त प्रधान में कौन सा होगा, तृतीया। आकथितम चा सूत्र से कितनी द्विकर्मक धातु होती हैं। आकथितम चा सूत्र से पहले तो कर्म संज्ञा होती है, कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है भाई, पता है, अव्ययीभाव समास होगा। चौर भयम पद में प्रयुक्त पुरुष समास किस विभक्ति का, चौर भयम। तो भाई 82 का बताइए, चौर भयम। तो भय के अर्थ में जब भयार्थनम इसका सूत्र होता है तो पंचमी विभक्ति होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है, 22 मानी जाती है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई भानु है, रवि। अब मित्र और मित्रम, तो मित्र नहीं होता है, मित्र नहीं होता है, मित्रम तो सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो 84 हो गए। आगे चलो भाई, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है, तो कित कित वतु निष्ठम। कित कित वतु मैंने संज्ञा पढ़ाई हैं, कोई कह जाए कि नहीं पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई है, तो कित कित वतु पढ़ाया है। निम्नलिखित में गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है आदेन गुणा। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र, देखो गुण संज्ञा विधायक सूत्र तो आदेन गुणा। यदि कोई कहे गुण संधि किससे होती है, तो आद गुणा से होती है। किससे होती है, आद गुणा से। तो
गुण संज्ञा विधायक सूत्र अधीन गुणा और संधि गुण संज्ञा। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ? तो हा का प्रयोग हुआ। कहीं कहीं व्यंजन लिखे होंगे 34 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। हा का 2 बार प्रयोग हुआ, यणा 2 बार आया। चलो आगे। NCF 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतार्थनम एवं साक्षरतम द्वारा ज्ञानार्जनम मान्यते शास्त्रीय भाषा, द्वितीय भाषा, मातृभाषा। जब भी NCF आए तो मातृभाषा टिक करके चले जाना। बस NCF शब्द दिखे और ऑप्शन में मातृभाषा हो वही टिक कर देना। NCF शब्द दिखे और मातृभाषा हो वही टिक कर देना, सही हो जाएगा। अगला देखिए, 79 की संधि विद्येश होती भाई। 79 की संख्या नहीं है, इसको जरूर पढ़ो, नहीं है तो भाई 9 सप्तति, 9 माने 9, सप्तति माने 70, तो भाई कितना? 7 और 9 79 हो गया। उना सीता, सीति माने 80, उना माने एक कम तो 20 मिनट। एकोना सीति, एकोना सीति, तो इसका भी वही अर्थ। एकोन सप्तति, एक उन सप्तति, 70 से एक ऊन मतलब तो 69, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। तो 89 का कौन सा नहीं है भाई? डी। 89 कौन सा होगा? डी। अगला देखो, निम्नलिखित कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो भाई संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, ज्ञा ज्ञानी है, ये तुम्हारा पहले दिख रहा है। ज्ञा ज्ञा बनता काय से, ये आपको पता होगा। चलो आगे। अब आगे, हाँ, अब भाई मेरे प्यारे भाइयों मुझे बताओ, संस्कृत का गोला किसके 25 से कम है? मतलब ऐसे बताइए, मुझे पता है कि किसी के 25 प्लस तो कम होंगे, 20 से 25 में बताइए। 20 से 25 ऐसे लोग कितने हैं जो 25 प्लस है? 25 प्लस वो विद्यार्थी होंगे जिन्होंने मेरी संस्कृत को पूरी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इसमें से 20 नंबर का तो उनको पढ़ाया था, बकाया तुक्का तो लगाने बाज हो, तुम लोग महान तुक्के बाज हो तो हो ही गया होगा। चलो फिलहाल अब आगे चलते हैं। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। भाई जब भी ऐसा सवाल आएगा 2 संख्याओं का योगफल, देखिए ऐसा सवाल जब भी आए ना 2 संख्याओं का योगफल, तो कुछ नहीं है, उनके योगफल को क्या किया करो, ऊपर लिखा करो, गुणनफल को नीचे लिखा करो। उसने कहा संख्याओं के व्युत्क्रम, और जब पूछा क्या हो व्युत्क्रम, तो 11/18 ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। अगला देखो, यदि संख्या, इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा भाई, आपको पढ़ाई दे रहा हूँ सब, मैंने ऑलरेडी रात में दे दिया था क्योंकि जब क्लास नहीं चल रही थी। सारे क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए। यदि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 48, तो इस क्वेश्चन में देखो वहाँ एक कन्फ्यूजन हो गया होगा। इसमें कहा था कदापि नहीं होगा, तो 5 3 8 अड़चंग 48, 7 5 12 बर चौक 48, 6 2 8 अड़चंग 48, 5 2 7 7 का भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो, किसी संख्या का भाई ये सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, तो इसलिए आपको कोई समस्या नहीं है, कर लेना आप हैं। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन उसमें नहीं कराया मैंने क्लास में, ये नहीं कराया, मुझे पता है, वो भी रिकॉर्डेड क्लास थी, मुझे याद है अभी। तो ये देखिए भाई, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -4 -1 है, जब इनका गुणा हो जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, तो -2 की घात प्लस का 1, तो -2, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। चलो भाई, और ये सारे क्वेश्चन मैंने उस क्लास में करा दिए थे आपको। चलो इसको बताया था, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बताई थी। हाँ, 2 से आबाद संख्याओं का मासा कितना होता है? 1 होता है। ये तो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे उसमें। चलो भाई, ये इसलिए मैं धीमे धीमे निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें और इन क्वेश्चंस को कर सकें। PQ बहुत अच्छे। चलिए भाई, चलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। हाँ, ये और देख लीजिए, जहाँ भी संपूरक आए तो 180 होना है। क्लास में भी मैंने बता रखा है, जो रात को क्लास जिसने नहीं देखी होगी भाई देख लीजिए, उसमें डला है मैथ का सॉल्यूशन, पूरी देख लीजिए। हाँ, अगला देखें, अब आती है एनवायरनमेंट, यहाँ से स्टार्ट होती है एनवायरनमेंट। ये मैंने तो नहीं पढ़ाई है, तो मैं तो इसका सिर्फ टेस्ट ले सकता हूँ, पूछ सकता हूँ आपकी तैयारी कैसी है, और आपको अपनी तैयारी को जांचना है। देखता हूँ एनवायरनमेंट में किस में है कितना दम, और किसके हो रहे 25 से प्लस नंबर जाना। हाँ चलो, तो अब हमें भाई देखना है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित होती है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ से, विलुप्त करीब के जीव और वायु प्रदूषण। तो विलुप्त करीब प्राणी होते हैं वो रेड डाटा बुक के जाग करते हैं, रेड डाटा बुक डाट करते हैं। ये संस्था कौन सी है? UNEP है। अब हमारा क्वेश्चन है कि पहली रेड डाटा बुक कब निकाली गई? पहला क्वेश्चन सुनिएगा, पहली रेड डाटा बुक कब निकाली गई? ठीक है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? दूसरा, इसके बाद हमें बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ओजोन परत संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बताइए आप। ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छापिए। हाँ, WW से आशा है वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो 122 का डी हो जाएगा।
122 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए भाई, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1972 में। कब आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम? 1972 में। अब 1975 में क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ भी। चलो, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो इसको देख लीजिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 28 फरवरी, हाँ देखो 28 फरवरी का ऑप्शन आया, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। अभी हाल के जूनियर एडिट पेपर में एग्जाम में पूछा गया था, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि डॉक्टर रमन को रमन प्रभाव के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त रह गया था, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है, ये तो हो जाता। ग्रीन मफलर संबंधित हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। किससे होते हैं? ध्वनि प्रदूषण से। चलो अगला क्वेश्चन यही होगा शायद, हाँ अच्छा ये देखो, तो किससे होते हैं? ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? भाई बताइए 127 में का आंसर बोलिए जल्दी। 127 कौन सा कौन बोलेगा? 127 तो टाइटन किसका? शनि का उपग्रह है। तो भाई अब यहाँ बुध के उपग्रह लिख के बताइए मुझे, शुक्र के बताइए, वरुण के। कितने कितने उपग्रह होते हैं? प्लेग क्या है? एक प्लेग विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित है, जीवाणु जनित है और या खनिज जनित बीमारी। तो भाई बताइए 128 को क्या होगा? 128 को बताइए। 128 का सी, जीवाणु जनित बीमारी है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। भाई बताइए 129 का, इसका बी होगा, प्रोटीन। प्याज, आलू, अदरक है। प्याज, आलू, अदरक जो आपकी है, जो प्याज है, आलू है, अदरक है। भाई आलू बताइए, आलू कहाँ रहता है? तना होता है। अदरक क्या होती है? प्याज क्या होती है? भाई बताइए 130 का बोलिए। 130 का बोलिए भाई। तो भाई ये तो पता है, वो एक बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने कि भालू और आदमी की कहानी होती है भाई, समझौता होता है, तो आलू क्या होगा? तना होगा भाई। आलू निकल आया तो तना होगी। चलो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षा विधि में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में। भाई बताइए तो 131 का क्या होगा? तो 131 का होगा बी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला देखिए, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? भाई ऑप्शन में बताइए। शुष्क बर्फ ठोस पानी को कहते हैं, ठोस CO2 को, ठोस H2O2 को, निर्जल बर्फ किसको कहते हैं? तो जो शुष्क बर्फ होती है हमारी, वो ठोस CO2 होती है। क्या होती है? ठोस CO2 होती है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होता है? भाई गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, BC। तो BC विटामिन क्या होती है? जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है। अगला भाई ये बताइए, निम्नलिखित कुछ झीलें उनके राज्यों का कौन सा गलत जोड़ा है? बताइए। सामर झील राजस्थान में है क्या? चिल्का झील आंध्र प्रदेश, कोलार झील आंध्र प्रदेश और लूनार झील मध्य प्रदेश। भाई बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, लूनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इंफ्रारेड, पराबैंगनी, एक्स किरणें, वाई किरणें। भाई बताइए, ओजोन परत क्या किरण अवशोषित करती है? 136 में का बताइए। तो भाई ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की सिफारिश निम्न में से किस में की गई थी? भाई बताइए, छात्रों के प्रति किस में की गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग और शिक्षा आयोग 1964। तो पहले तो आप मुदालियर आयोग के बारे में मुझे बताइए, शिक्षा आयोग के बारे में बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताइए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसके साथ आप सभी लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर आने की प्रबल संभावना है। TET में, CTET में तो छपेगा। तो जो इसकी व्याख्या है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। 137 का किसी का आंसर सही नहीं आ रहा था। चलो अगला देखिए भाई, जल चक्र नियंत्रित करता है, घास स्थल करते हैं जल चक्र को नियंत्रित, वन करते हैं या पिवक या अपरोही। बताइए भाई, जल को कौन करता है? तो जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? घास करते हैं कि पिलवक करते हैं कि उपरिरोही करते हैं? तो भाई वन करते हैं। क्या करते हैं? वन करते हैं। कौन से करते हैं? वन। पेड़ों की कटाई घटाती है भूस्खलन, मृदापर्दन, वर्षा, ये सभी बताओ। अगर तुम पेड़ काटोगे तो क्या घट जाएगा? भूस्खलन घट जाएगा, मृदापर्दन घट जाएगा, वर्षा घट जाएगी, ये सभी। तो भाई वर्षा। अगर पेड़ों की कटाई करोगे तो हवा का भाई क्या है? शुद्ध वातावरण की कमी होगी। जो हवाएं होती हैं हमें तो पता है, हमारे यहाँ मानसूनी वातावरण होता है। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी की हैं, मुझे ज्योग्राफी तो आती नहीं। जल प्रदूषण अर्थात जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा है? डिप्थीरिया है,
और टांसिलाइटिस है, अतिसार है, खसरा है। भाई बताइए 140 का क्या होगा। हाँ, अतिसार होगा। अतिसार मतलब दस्त लगना होता है। किस विटामिन की कमी से घाव के रक्त का थक्का नहीं बनता है। भाई बताइए 141। तो विटामिन के जो होता है ए नहीं होता है, विटामिन के, ठीक है, ABCD है, विटामिन E भी होता है। तो विटामिन के होता है, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर भी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, बायोमल। कह रहा है जो बायोगैस संयंत्र है उसमें से कौन सा प्रयोग नहीं होता। तो भाई बताइए, जो बायोगैस संयंत्र होते हैं पूर्णतः जैविक होते हैं, तो पशुमल तो आएगा, जैव कचरा भी आएगा, मानव मल भी आएगा। तो उसमें क्या नहीं होता है, खनिज तेल नहीं होता। कौन सा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। राजा जी, जिम कॉर्बेट, दुधवा, कोई नहीं। तो भाई बताओ, जो तुम्हारा इस बार पूछा जाना चाहिए वो पूछा जाना चाहिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत, क्योंकि इसको T+2 अवार्ड मिला है, तो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और अभी अभी दो न्यू टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं भारत में, एक 52वां, एक 53वां। भाई बताइए कहाँ कहाँ बनाए गए। मैं राज्य बता दे रहा हूँ आपको, टाइगर रिजर्व के नेम लिखने हैं। तो 52वां जो बना है वो आपका बना है राजस्थान में, जो 53वां बना है वो बना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ बना है, छत्तीसगढ़ में बना है। तो इसका पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कौन था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना शायद कब हुई थी, 1937 में हुई थी। राजा जी कहाँ है, उत्तराखंड में, दुधवा पीलीभीत यूपी में है। अगला देखिए, वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। 144 का बताइए, वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भाई ये बताइए भाई, ये नवंबर के प्रथम सप्ताह में होता है। हाँ, वन्य प्राणी सप्ताह है। चलो अगला देखिए, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अप्रदूषकीय मतलब जिससे प्रदूषण नहीं होता। नाप की ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पेट्रोल से। भाई डीजल जलाओगे तो प्रदूषण होगा, पेट्रोल जलाओगे तो प्रदूषण होगा। सौर ऊर्जा या नाप की ऊर्जा। नाप की ऊर्जा क्या भाई, एक जगह होती रहेगी तो किससे नहीं होता, बताओ जल्दी। हाँ, सौर ऊर्जा, खा गए मात। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जड़ से, तना से, फूल से और फल से। भाई बताओ 146 का। तो इसका सी आएगा। काय से प्राप्त होते हैं भाई, फूल से प्राप्त होते हैं। काय से होते हैं, फूल से। अगला देखो, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। बिटमन को, बॉक्साइट को, मेल्टाइट को, एस को। भाई बताइए 147 का। 147 का बताइए। 147 का डी होता है, एस को। किसको, एस को कहा जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। नीले, पीले, हरी, लाल। बताओ भाई, नीला, पीला, हरा, लाल, किस में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो याद रखना सिर्फ लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। किस रंग में होता है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या में होता है भाई, लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, तो ये होता है। जबकि अवशोषित कौन सा होता है, तो नीला होता है। कौन सा होता है, नीला होता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और O2 तो मुक्त होती है, O2 के साथ जल भी मुक्त होता है। तो ये जो जल होता है वो काय से बना होता है, ये बताओ भाई। वो सॉरी, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन में गलत पूछ गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इससे क्रिया होकर ऑक्सीजन मिलती है। जो ये ऑक्सीजन होती है किसकी होती है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो जल की होती है। वनों के महत्व के कारण क्या है, 149 का। बस और एक क्वेश्चन बचा, ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व का कारण क्या है, ग्रीन गोल्ड। हाँ, अगला देखिए भाई, कह रहा है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कथक है वो किस क्षेत्र का है, तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का बताइए भाई। बेस्ट ऑफ लक। ये बेस्ट ऑफ लक इसलिए है कि जो ये पेपर हुआ, ये मॉडल टेस्ट हुआ, इसके लिए आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। किसी को मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना है तो 7458966283 से जुड़ सकता है। अपना नाम भाई, मैसेज करने के लिए पहले अपना नाम, पता, कहाँ किस ज़िले से हैं, और उसके साथ आपका बैच, किस बैच से हैं, और एक सुंदर सी अपनी तस्वीर भेज दीजिए। क्योंकि आज लोग आजकल DP में नहीं लगाते ना लोग, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि आप कौन हैं, कोई फर्जी वर्जी तो हैं। चलो, अब इसके साथ एक मेरा आपसे 5 मिनट की और वार्ता है। हालांकि क्लास आपकी काफ़ी लंबी हुई, लंबी क्या हुई, अभी तो क्लास 45 मिनट की हुई। हालांकि लाइव में इतनी जल्दी नहीं हो पाती। चलो, हमें बताइए आपको आज की क्लास कैसी। पहले तो सबसे पहले बताओ भाई, साइकोलॉजी में किसके क्वेश्चन हुए। साइकोलॉजी के बाद हमने फिर पढ़ाई इन्वायरमेंट और हिंदी। साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिंदी और संस्कृत।
भाई इस चारों में मिला के अगर आप लोगों के कितने नंबर हुए मुझे पहले ये बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ का आप लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इन चार में मतलब 120 में किसके 90 हो रहे, बस इतना बता दो मुझे। अभी 120 नंबर का मैंने पेपर सॉल्व कराया, तो 120 में किसके 90 हो रहे हैं, मैथ की छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जिनके हर विषय में 25 प्लस हो रहे हैं। ऐसे लोग अपना टोटल जरूर, चाहे किसी के टोटल में 50 हो रहा है तब भी अपना टोटल लिख के भेजिए, मैं देखूं आप लोगों का स्तर क्या है। और ये वादा भी करता हूं साथ में कि आप लोगों के लिए बहुत एक सटीक रणनीति के साथ में उपस्थित होऊंगा। जिस दिन मेरे पास नेट आ गया, नेट का मतलब वाईफाई के सिस्टम में कल ही कर लूँगा, तो सटीक रणनीति के साथ होऊंगा। और जिस दिन आऊँगा सटीक रणनीति के साथ आऊँगा, और क्या होगी आगे की प्लानिंग, इस पर भी चर्चा होगी। आप मैथ की क्लास चाहते हैं, किसकी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में ये भी बताइए आज की क्लास कैसी लगी, आज का सेशन क्या रहा, और आपके कितने नंबर, ये सब लोगों को कमेंट करके करना है भाई, बताना है। अगर जिसका कमेंट नहीं आया और उसने देख लिया, वो अपने साथ धोखा कर रहा है भाई, उसको बताना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे, आपको कुछ नहीं बन रहा है, अगर आप एक बार पूछ रहे हैं, उस समय के लिए आप मूर्ख हो सकते हो, उस 5 मिनट के लिए आप क्या हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन ता जिंदगी के लिए आप क्या रहेंगे, एक सफल व्यक्ति रहेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ देता हूं क्लास की समापन। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः एक बार सभी को सुप्रभात, और इतनी सुबह क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।